टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है विमाएं। विमाएं क्या होती हैं और इसी में हम पढ़ेंगे विमीय समीकरण और विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय समीकरण की विवेचना करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विमाएं एवं विमीय समीकरण। तो विमाएं होती क्या है? तो देखिएगा बेटा, हमने एक बात पढ़ी है कि जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त करते हैं तो मूलभूत राशि के पदों पर घात लगाई जाती है। हमने पढ़ा है कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि वे होती हैं जो मूलभूत राशियों पर डिपेंड करती हैं, यानी जिनको व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो मूलभूत राशि के पदों पर घात लगाई जाती है, पावर लगाई जाती है। उस घात को हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो मूलभूत राशि के पदों पर क्या लगाई जाती है बेटा? घात लगाई जाती है। तो वो जो लगाई गई घात है वो क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। इस प्रकार एक समीकरण या एक सूत्र जो है वो हमको प्राप्त होता है और उसे हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। तो मैंने क्या कहा? देखिएगा, मैंने ये कहा कि देखो मेरे पास में ये है आपकी कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि है और व्युत्पन्न राशि को किस पद में लिख रहे हो बेटा? व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त कर रहे हो, यानी जो व्युत्पन्न राशि है उसको मूलभूत राशि के पदों में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त करते हैं तो मूलभूत राशि के पदों पर कोई ना कोई घात लगाई जाती है और इस घात को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विमाएं। क्या कहते हैं बेटा? विमाएं कहते हैं। और ये जो घात लगा हुआ मूलभूत राशि प्लस घात, ये घात लगा हुआ जो समीकरण हमको प्राप्त होता है इसको हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है कि जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त करते हैं तो मूलभूत राशि को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। तो ये आपको मूलभूत राशि को हमेशा कैसे लिखोगे? बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। तो ये जो एक मेथड हुआ, ये एक तरीका हुआ विमीय समीकरण को प्रदर्शित करने का। तो सिंपल सी बात मैं क्या बता रहा था? मैंने यही कहा कि विमाएं क्या होती हैं और विमीय समीकरण क्या होता है। तो विमाओं के लिए मैंने कहा कि जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त करते हैं तो मूलभूत राशि के पदों पर जो घात लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। और इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विमीय समीकरण कहते हैं। अब हमारे पास में देखिएगा एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई पद्धति के अंदर कितनी मूलभूत राशियां हैं? तो एसआई पद्धति के अंदर हम कहते हैं 7 मूलभूत राशियां हैं, 7 मूलभूत राशियां हैं। नंबर 1 हो गया आपका द्रव्यमान, नंबर 2 हो गया लंबाई, नंबर 3 हो गया समय, नंबर 4 हो गया ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 हो गया आपका ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। नंबर 7 क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को 1961 के अंदर, 1961 के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो पहले कितनी थी? 6 और अब कितनी है? 7। तो 7 मूलभूत राशियां हैं। तो इसका मतलब मोस्टली जो राशियां होती हैं वो हमारी MLT की फॉर्म में लिखी जाती है। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी व्युत्पन्न राशि को हम किस रूप में लिख सकते हैं? MLT के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भी राशि हो उनको हम किस रूप में लिखेंगे? MLT के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों,
हम क्या कह रहे हैं, हम किसी भी राशि को MLT की फॉर्म में लिखते हैं और उस पर क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं। तो इस प्रकार जो सूत्र हमको मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, विमीय समीकरण कहेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम थोड़ी सी भौतिक राशियों की विमाएं पढ़ेंगे। तो देखो कौन कौन सी भौतिक राशियों की आज परिचर्चाएं हम करते हैं। तो सबसे पहली जो भौतिक राशि हमारे पास आती है वो है द्रव्यमान। नाम तो सुना है ना, ये है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का देखिएगा तो द्रव्यमान को हम किस में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिएगा द्रव्यमान मूलभूत राशि है। देखो मैंने प्रत्येक मूलभूत राशि को बड़े ब्रैकेट में लिखा है। द्रव्यमान मूलभूत राशि है तो द्रव्यमान में केवल द्रव्यमान होगा, लेकिन इसमें लंबाई और समय नहीं होगा, क्योंकि मूलभूत राशि अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो इसको हम लिखें तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र आएगा वो आएगा M1L0T0। तो ये हमारे पास एक सूत्र हो गया। नंबर 2 जो है, नंबर 2 हो गया हमारा लंबाई। नंबर 2 क्या है बेटा, लंबाई है। तो लंबाई को हम क्या लिखेंगे, देखिएगा उसी फॉर्म में लिखता हूं मैं, तरीका M L और ये हो गया T। अब बोलिएगा तो देखो द्रव्यमान, लंबाई में द्रव्यमान होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लंबाई तो खुद मूलभूत राशि है जो किसी और राशि पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या हो गया, 0, लंबाई क्या हो गया 1 और समय क्या हो गया 0। तो कंबाइन करके अगर लिखेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो M0L1T0 हो जाएगा। तीसरी बात मैं करता हूं समय की। तो समय पर देखिए, समय का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो वही तरीका हम लगाएंगे, M फिर हम लिखेंगे L फिर हम लिखेंगे T, ठीक है। अब इसमें मास क्या होगा 0, इसमें लेंथ क्या होगा 0 और इसमें टाइम क्या होगा 1। तो हम यहाँ पर कंबाइन करके इसको क्या लिखेंगे बेटा, M0L0T1। ये इसका फार्मूला वाला मेथड है। अगर हम इसकी मात्रक पद्धति से देखेंगे तो मात्रक पद्धति में देखिए, मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, तो kg ही है और बाकी सब 0 है। तो kg द्रव्यमान का मात्रक है तो kg 1 आ रहा है तो M1 लिख देंगे, लेकिन और बाकी क्वांटिटी जिसमें क्या है 0 है तो M1L0T0। लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो बेटा जहां भी आपको मीटर दिखेगा तो मीटर दिखे तो हम क्या लिखेंगे, M का 0 L1 और T0, क्योंकि देखिए यहाँ पर kg नहीं आ रहा और सेकंड भी नहीं आ रहा, तो kg नहीं आ रहा तो मास 0 हो जाएगा। मीटर है, ये मीटर है तो लेंथ क्या यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर मीटर की पावर भी कितनी है 1 है, तो यहाँ पर L का 1 हो जाएगा, करेक्ट बात। यहाँ पर मात्रक हम तीसरी बात करते हैं तो मात्रक जो है समय का मात्रक होता है सेकंड। तो सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, तो सेकंड के लिए देखिएगा हम इस तरीके से लिखते हैं, M क्या हो जाएगा 0, L क्या हो जाएगा 0 और T क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ये आपका सेकंड का मात्रक आ गया, करेक्ट बात। इसके बाद में नंबर 4 जो फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो हमारे पास विमा निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है मात्रक पद्धति, एक होती है आपके सूत्र पद्धति। तो सूत्र के अंदर क्या लिखोगे, हम लिखेंगे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर लंबाई का डायमेंशन आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर M0L1T0 लिखोगे और यहाँ पर चौड़ाई जो है, विड्थ जो है उसका भी लिख दोगे M0L1T0। बच्चों ऐड कर दीजिएगा तो समान पावर समान से ऐड होगी। देखिएगा मास की पावर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 प्लस 0, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है तो घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखिएगा 0 और 0, तो m की पावर क्या रहेगी 0, L1 L की पावर 2 और d की पावर क्या होगी बेटा 0। अब यहाँ पर डायमेंशन का देखें तो देखिएगा इसमें मेथड क्या है, मात्रक पद्धति के अंदर तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने क्या कहा, क्या इसके अंदर केजी है क्या, नहीं है, नहीं है तो m का क्या लिख दोगे 0,
यहाँ पर लंबाई का मात्रक है मीटर, मीटर है तो एल आएगा, लेकिन मीटर का स्क्वायर है तो एल का 2 हो जाएगा। क्या इसके अंदर सेकंड है? नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? T0, तो m0 L2 T0। नंबर 5 क्या आता है? नंबर 5 पे आपका आयतन। नंबर क्या 5 क्या आता है बेटा? आयतन। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का डायमेंशन क्या होगा? देखिएगा m0 L1 T0। चौड़ाई का क्या होगा बेटा? m0 L1 T0। ऊंचाई का क्या होगा बेटा? m0 L1 T0। करेक्ट बात। ऐड कर दीजिए बेटा, देखिए 0 0 0 तो m का 0, 1 1 1 तो l का 3, T0 0 0 तो t का 0। करेक्ट बात बेटा। अब अगर मान लीजिए इसका मात्रक पद्धति से देखें तो देखिएगा मात्रक पद्धति क्या कहती है, तो देखिएगा आयतन का जो है मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। आयतन का कितना होता है? मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या केजी है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो यहाँ पर m की डायमेंशन क्या होगी? 0। मीटर है क्या? मीटर है, तो इसका मतलब लेंथ है। लेंथ की मीटर का क्या है? क्यूब, तो लेंथ का क्यूब कर देंगे। यहाँ पर सेकंड है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा? 0, तो m0 L3 T0। ठीक है बेटा। नंबर अगला हम लेते हैं, अगला हमारा टॉपिक एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, वो है आपका घनत्व। अगली फिजिकल क्वांटिटी नंबर 6 हम बात कर रहे हैं घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिएगा द्रव्यमान का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L0 T0। आयतन क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा m0 L3 T0। इस मेथड के अंदर, सूत्र मेथड में हमको डायमेंशन याद होनी चाहिए, लेकिन मात्रक मेथड के अंदर हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत आसान है, m1 L0 T0। आप इस वीडियो को अगर सही ढंग से सावधानी पूर्वक देख लेंगे तो आपको डायमेंशन लिखना आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिएगा ये पद ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो l की पावर जो है, क्योंकि 0 की पावर तो नेगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ पर l की पावर कितनी हो जाएगी? -3। फिर मैंने क्या बताया था बेटा? घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखो m का 1 m का 0 तो क्या हो जाएगा? 1, l का 0 l का -3 तो l का -3 और t का 0। अब मात्रक मेथड से देखिएगा तो घनत्व का मात्रक आप जानते हो बच्चों, याद रख लो। घनत्व का मात्रक होता है kg बटे मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या होता है बेटा? kg बटे मीटर क्यूब। इसको इस फॉर्म में लिखिएगा तो मैं क्या लिख दूंगा? kg इंटू m की पावर -3। तो देखो kg का मास आ रहा, kg आ रहा है ना, तो इसका मतलब मास की पावर कितनी? kg 1 आ रहा है, तो मास की पावर हो गई 1। यहाँ पर मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को, लेकिन लेंथ की मीटर की पावर कितनी दे रहा है? -3, और ये हो गया T0। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। इसके बाद में नंबर 7 हम लेते हैं। नंबर 7 हम लेंगे चाल। चाल क्या होती है? तो हम ये कहते हैं कि किसी भी कण के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का फॉर्मूला आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय होता है। तो देखिएगा हम यहाँ पर बात करेंगे चाल की, और चाल का विमीय सूत्र जो है वो हम निकालेंगे। तो देखिएगा नंबर 7 आ रहा है सर ये। तो चाल बराबर क्या हो गया? चाल बराबर हो गया दूरी, एक मिनट, नंबर 7 है हमारा, नंबर 7 है चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। दूरी क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य की पथ की लंबाई। ठीक है, तो दूरी बटे समय, तो दूरी लंबाई होती है, तो यहाँ पर m0 L1 T0 लिखेंगे बेटा। और समय का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे समय का डायमेंशन m0 L0 T1 हो जाएगा। इसको ऐड करके लिखेंगे तो बच्चों क्या आएगा? देखो m0 L1 T0 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? m0 L0 T-1 ऐड करके लिखिएगा बच्चों, क्या आएगा? m0 L1 T-1। करेक्ट है क्या बेटा? नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8 क्या है? वेग। वेग बराबर क्या होता है बच्चों? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है? देखो विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन क्या है? विस्थापन कहता है कि न्यूनतम दूरी
तो वही दूरी हो जाएगी, m0 हो गया, l1 हो गया, t0 हो गया। समय क्या हो जाएगा बच्चों, इसको m0 l0 t1 लिखोगे, कंबाइन करके लिख देंगे बच्चों। देखो कैसे लिखोगे, m0 l1 t0 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे m0 l0 t का -1 ऐड करके लिखिए बेटा m0 l1 t -1। दोनों में क्योंकि सेम मेथड का इस्तेमाल हुआ है तो दोनों की डायमेंशन भी यहाँ पर सेम ही आ रही है, ठीक है। तो दोनों की डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पर देखिएगा मात्रक क्या कहता है, मात्रक पद्धति क्या कहती है। मात्रक देखो, चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और वेग का भी मात्रक क्या होता है, यहाँ पर भी मात्रक क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड ही होता है। तो देखिएगा मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ पर मीटर और सेकंड का -1 कर देंगे। तो देखिए केजी है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो m को 0 कर दूं। क्या m मीटर आ रहा है, क्या मीटर आ रहा है, तो इसका मतलब l हो गया। मीटर की पावर कितनी है 1, तो l का 1 हो गया। टाइम s सेकंड आ रहा है, सेकंड है तो टाइम आ गया, और इसकी पावर कितनी है -1, तो m0 l1 t -1। यहाँ पर भी वही बात कर लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, मीटर सेकंड की पावर -1। तो क्या लिख दोगे बेटा, अब यहाँ पर क्या कहता है, देखो क्या ये m0 आ जाएगा, l का 1 आ जाएगा और t का -1 आ जाएगा। करेक्ट बात बेटे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नंबर हमारा हो गया 9 नंबर, और वो आ रहा है त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम कहते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो हम कहते हैं कि वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाए, समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l1 t -1। समय का क्या हो जाएगा बेटा, समय का हो जाएगा m0 l0 t1। ऐड करके लिखिएगा, ऐड करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो m0 l1 t -1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा m0 l0 t का -1। इसको कैरी करके ऊपर ले गए, तो अब क्या हो जाएगा, बोलो ऐड करके लिखिएगा m0 l1 t -2। यस या नो। मात्रक मेथड क्या कहता है, देखिएगा हम जानते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, मीटर सेकंड -2। तो क्या केजी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो इसमें मास क्या हो जाएगा 0, लेकिन मीटर आ रहा है, मीटर आ रहा है तो एल की पावर कितनी होगी, मीटर और उसकी मीटर की पावर कितनी लिखी हुई है 1, तो यहाँ पर L1 हो जाएगा। सेकंड आ रहा है, सेकंड का मतलब यहाँ पर t आ रहा है और t की पावर कितनी दे रखी है -2, तो यहाँ पर m0 l1 t -2। तो ये आ गया आपका त्वरण। त्वरण के बाद में नंबर अगला जो हम लेते हैं वो लेते हैं 10 नंबर है हमारा बल। बल क्या होता है, तो बल हम कहते हैं कि देखिएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या कहते हैं बेटा, बल क्या हो गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है वो बल होता है। तो यहाँ पर बल का द्रव्यमान का डायमेंशन m1 l0 t0, करेक्ट बात। त्वरण का डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l1 t -2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 l1 t -2, करेक्ट बात। अगर मान लीजिए इसके मात्रक पद्धति के अनुसार देखें तो देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। याद करिएगा बेटा, देखो केजी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर के इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो केजी आ रहा है, तो यहाँ पर केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड का पावर -2। तो यहाँ पर देखो केजी आ रहा है तो मास आएगा, केजी की पावर 1 है तो m1 हो जाएगा, मीटर आ रहा है तो लेंथ आएगी, मीटर की पावर 1 है तो 1 आएगा, सेकंड है तो टाइम है, लेकिन पावर -2 है तो -2 लिख देंगे। तो m1 l1 t -2। तो ये आपका हो गया बल। बल के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम लेते हैं वो है आपका कार्य। बल के बाद अगला क्या है, कार्य है। कार्य क्या होता है देखिएगा इसके बारे में, कार्य क्या है, तो कार्य के बारे में हम परिचर्चाएं करते हैं, क्या कहानी है कार्य की।
कार्य के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे कार्य क्या है। तो कार्य क्या हुआ, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बेटा, बल गुणा विस्थापन। तो बल का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा m1 L1 T-2। विस्थापन क्या हो जाएगा m0 L1 T0। इसको ऐड करके लिखिएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा m1 L2 T-2। क्या ये कार्य का आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखिएगा बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन को हम किस फॉर्म में लिख रहे थे, याद करो, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखा था क्या, और इंटू क्या हो गया मीटर। तो क्या लिख देंगे, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का -2। तो देखिएगा मास को केजी आ रहा है, केजी के मास है तो यहाँ पर m की पावर 1 लिख दोगे। मीटर है तो l हो गया l, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो l का 2 हो गया। सेकंड है तो t है लेकिन पावर -2 है, तो ये m1 L2 T-2। कार्य के बाद में यहाँ पर लिखते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। कार्य के बाद हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है बेटा, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो ये संख्यात्मक वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर मास का डायमेंशन लिखना है, तो मास का डायमेंशन बोलो क्या आएगा, मास का डायमेंशन हो गया m1 L0 T0। v क्या होता है, वेग, वेग का डायमेंशन हो जाएगा m0 L1 T-1, लेकिन स्क्वायर है तो हम यहाँ पर इसको 2 टाइम लिख देंगे। देखिएगा m1 L0 T0 इंटू 2 बार लिखना है m0 L1 T-1 इंटू m0 L1 T-1 ऐड करके लिखेंगे, क्या आएगा बेटा, देखिएगा क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ m1 L2 T-2। हाँ या ना। अगर हम मात्रक पद्धति का इस्तेमाल करें तो देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। दूसरा क्या है, वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड का क्या कर दिया, स्क्वायर। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकंड की पावर -2। तो यहाँ पर केजी आ रहा है तो इसका मतलब मास आ रहा है, मास केजी की पावर कितनी दे रखी है 1। मीटर आ रहा है तो लेंथ आ रही है, लेंथ की मीटर की पावर कितनी है 2, तो L2। सेकंड है तो टाइम है, लेकिन सेकंड की पावर कितनी है -2, तो m1 L2 T-2। यस या नो। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसके बाद में अगला हम लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला हम क्या लेंगे, अगला पॉइंट ले लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। आपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको याद होगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mgh। U बराबर क्या होता है mgh। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, g क्या है, त्वरण है। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण तो कोई सा भी हो, तो हम यहाँ पर g जो है वो ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है यहाँ पे बेटा, h यहाँ पर हो जाता है ऊंचाई। तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला लगाएंगे तो देखिएगा मास का हो गया m1 L0 T0। इधर त्वरण का कितना हो जाएगा m0 L1 T-2। ऊंचाई का कितना हो जाएगा m0 L1 T0। ऐड करके लिखिएगा बेटा क्या आएगा, देखो m1 L2 T-2। ध्यान से देखो m1 0 0, तो 1 + 0 + 0 तो 1, 0 L1 L1, तो 0 + 1 + 1 तो +2, 0 -2 0, तो 0 0 तो 0 रहेगा, और ये -2, तो ये हो गया m1 L2 T-2। अगर मात्रक पद्धति से देखें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बेटा, सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड का -2। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, केजी के लिए m लिखूं, केजी की पावर 1 है,
एल के मीटर के लिए एल लिखूं पावर 2 है, सेकंड के लिए टी लिखूं -2 है, तो ये हो गया m1 L2 t -2। ये आपकी हो गई स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बाद में अगला जो है वो है शक्ति। अगली जो है वो है शक्ति। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं बेटा? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। तो शक्ति बराबर क्या होगा? कार्य बटे समय। कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी पढ़ा था, m1 L2 t -2। m1 L2 t -2 समय का क्या होता है बेटा? समय का होता है m0 L0 t1। तो बेटा इसको सोल्व करके लिखें क्या? देख बेटा m1 L2 t -2 इंटू क्या लिख दूंगा बेटा? m0 L0 t -1 लिख दूंगा क्या? तो इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये हो गया m1 L2 t का -3। यस या नो बेटा? अब यहाँ पर देखो मात्रक पद्धति से कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? समय होता है। तो जूल को हम किस फॉर्म में लिख रहे थे? याद करिएगा, हमने लिखा था kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इंटू सेकेंड इसके अंदर और आ जाता है। तो यहाँ पर देखो 1 सेकेंड तो टाइम का रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं? kg इंटू बोलिएगा मीटर स्क्वायर और सेकंड का -3। तो यहाँ पर ऐड करके लिख दो बेटा। kg का क्या हो जाएगा? m1, मीटर का l का 2 और t का -3। क्लियर है ना बेटा? तो ये बात समझ आ गई आपको। शक्ति आपका निकल के आ चुका है। शक्ति के बाद अगला जो पॉइंट है वो हम किसका लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखेंगे हम संवेग का। तो कहता है कि किसी कण के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है, किसी कण के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संवेग कहलाता है। तो अगली फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि जो हम ले रहे हैं वो है संवेग। संवेग क्या कहेंगे? तो क्या कहता है? संवेग को हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणा क्या लिखते हैं? वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र बोलिए m1 L0 t0 और वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0 L1 t -1। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ये हो गया m1 L1 t -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेखीय संवेग का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्या कहता है? देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? kg इंटू मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स, kg इंटू मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स। तो क्या लिख देंगे? तो देखिएगा ये हो गया m1 L1 t -1। हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बोलो। अगला आता है आवेग। अगला कौन सा आता है बेटा? आवेग आता है। आवेग क्या होता है? क्या कहते हैं? बहुत अधिक परिमाण का बल, बहुत अधिक परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए तो बल व समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। तो बल का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो m1 L1 t -2 और समय का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? m0 L0 t1। इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा? तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? m1 L1 t -1। अब यहाँ पर देख ले, अब मात्रक पद्धति से अगर देखें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन और यहाँ क्या होता है? ये हो गया आपका सेकंड। न्यूटन को हम क्या लिखते हैं? kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू क्या हो गया? सेकंड हो गया। इस सेकंड से एक सेकंड काट देंगे तो kg इंटू मीटर और सेकंड का पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या m1 होगा? क्या ये L1 हो जाएगा और ये t -1 हो जाएगा। करेक्ट बात। अगली फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं बेटा दाब। अगली फिजिकल क्वांटिटी दाब भी लिख सकते हैं, इसी को हम प्रणोद भी कहते हैं। और यहीं पर प्रतिबल, तीनों की एक ही फार्मूला होता है, तीनों का फार्मूला एक ही है, बल बटे क्षेत्रफल। तीनों का फॉर्मूला क्या है? एक ही है, तो बल बटे क्षेत्रफल। बल का डायमेंशन क्या होता है बेटा? तो बल का डायमेंशन हो गया m1 L1 t -2 और क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होता है? m0 L2 t0। ऐड करके लिखेंगे बेटा तो देखिएगा m1 L1 t -2 इंटू क्या लिख दोगे बेटा? m0 L -2 t0। अब ऐड करेंगे, देखो m1 m0 तो m का 1,
L1 L का -2 तो L का -1 और T का -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, काम आएगा बहुत जगह पर। दाब हो गया। दाब के बाद में हम बात करते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन इस बार, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, देखिएगा, हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये द्रव की परत है और द्रव की परत है, द्रव की सतह है, तो द्रव की सतह यानी द्रव का वह गुण जिससे कि द्रव की सतह तली हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब पृष्ठ तनाव को ज्ञात करने के लिए द्रव की सतह पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और द्रव के अणुओं की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण ये द्रव जो है वो इस काल्पनिक रेखा को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। तो हम ये कहते हैं कि काल्पनिक रेखा के अभिलंबवत क्या लगेगा, बल लगेगा। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि द्रव के अणुओं की प्रवृत्ति होती है कि वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं। तो पृष्ठ तनाव को क्या लिखोगे, तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होगा, पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे पृष्ठ तनाव बराबर क्या होगा, बल बटे काल्पनिक रेखा की लंबाई, बल बटे काल्पनिक रेखा की लंबाई, काल्पनिक रेखा की लंबाई, बल बटे काल्पनिक रेखा की लंबाई लिख देंगे। तो बल का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा, m1 L1 T-2 अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं m0 L1 और ये हो जाएगा T0। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आएगा, तो देखिए सॉल्व करके क्या लिखते हैं, देखिए क्या आएगा बेटा, देखो कंबाइन करके लिखना है। तो ये हो गया m1 L1 T-2 इंटू m0 L-1 T0, यस या नो। अब इसको जब कंबाइन करके लिखोगे तो ये हो जाएगा m1 L0 T-2, ये पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के बाद अगली जो फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं वो लेता हूं मैं कोण। क्या लेता हूं, कोण। कोण बराबर क्या होता है, देखो कोण हो गया, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है, लंबाई है, और त्रिज्या भी क्या है, लंबाई है। तो m0 L1 T0 और त्रिज्या का भी डायमेंशन क्या लिखेगा, m0 L1 T0 कंबाइन करेगा ना बेटा, देखो m0 L1 T0 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे m0 L का -1 हो जाएगा, कैरी करके लेके आएगा तो T0। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा m0 L0 T0। जब m0 L0 T0 आ गया तो हम इसको कहते हैं विमाहीन राशि। क्या कहते हैं बेटा, विमाहीन राशि, ठीक है, करेक्ट बात। अगली बात क्या कहता है, देखिएगा, बलाघूर्ण निकालते हैं। बलाघूर्ण क्या होता है, तो बलाघूर्ण को टॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बलाघूर्ण क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर देखिए बलाघूर्ण क्या होगा, तो यहाँ पर बलाघूर्ण लिखते हैं टॉ, तो यहाँ लिखेंगे बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी है ना। तो यहाँ पर देखो, तो बल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L1 T-2 और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, दूरी का डायमेंशन हो जाएगा m0 L1 T0। जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे कंबाइन करके तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2, करेक्ट बात। इसके बाद में अगला जो हम लिखते हैं वो होता है विकृति। विकृति क्या है, जैसे लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई, और ये कहलाती है क्या, विकृति। तो लंबाई में परिवर्तन, तो ये भी डायमेंशन किसकी होगी, m0 L1 T0 होगा, और प्रारंभिक लंबाई है तो ये भी m0 L1 T0 होगा। तो यहाँ पर कमेंट करके लिखिएगा, तो ये हो गया m0 L1 T0 इंटू क्या लिख देंगे बेटा, इसको लिख देंगे m0 L-1 T0, यस या नो। तो यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, m0 L0 T0। तो ये भी डायमेंशन लेस होती है। तो इस तरीके से ये 3 पदों वाली MLT की फॉर्म में मोस्टली जितनी भी भौतिक राशियां थी वो मैंने आपको बताई। अब आगे की जो भौतिक राशियां हैं वो 4 पदों वाली होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विद्युत धारा की।